નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો, આજના કાર્યક્રમમાં આપણે સાંભળીએ વિકલ્પ સંગમ. તારીખ 21મીથી 24મી સુધી 4 દિવસીય આ એક પ્રક્રિયા થવાની છે, જેમાં સંસ્થા અને સમુદાય એક વિકલ્પ શોધે છે. આના માટે સૃષ્ટિ બાજપાઈ જેવો કલ્પવૃક્ષ પર્યાવરણનો કાર્યક્રમ કરે છે, પર્યાવરણ વિશેની એક સંસ્થા છે. સૃષ્ટિબેન પોતે લેખક અને સંશોધક છે અને મુખ્યત્વે વિકલ્પ સંગમનું संचालन करे छे. तो सृष्टिबेन, आ विकल्प संगम, ये विकल्प संगम जो है ये क्या है, उसके बारे में हमारे आकाशवाणी भूज के श्रोताओं को आप बताएं. उससे पहले आकाशवाणी भूज में आपका हम स्वागत करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकल्प संगम की प्रक्रिया की शुरुआत 2014 में हुई और इस सोच से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई कि हम लोग कई बार जो लोग इन सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दों पे, आजीविका के मुद्दों पे, लोकतंत्र के मुद्दों पे, कई बार हम इस पे अटक जाते हैं कि दिक्कतें क्या हैं, कि इतना सारा मुश्किलें हैं और हम मुश्किलों में अटक जाते हैं। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत उस सोच से हुई कि हम मुश्किलों में नहीं अटक जाएं, बल्कि ये सोचे कि विकल्प क्या हो सकते हैं इन समस्याओं का। तो अगर पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो इस जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जा सकता है। अगर खेती में दिक्कतें आ रही हैं तो उसका क्या विकल्प हो सकता है। अगर हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा भर रहा है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है। इस प्रक्रिया की सोच ये थी और फिर इस सोच के साथ बहुत सारे संगठन, संस्थाएं, समुदाय साथ में आए और अभी करीबन भारत भर से 95 संगठन, समुदाय इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जो सभी अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं और इस सोच के साथ काम कर रहे हैं कि इन मुद्दों का हम कैसे विकल्प, विचार और एक दूसरे को भी किस तरीके से इसमें सपोर्ट कर सकते हैं, उस सोच के साथ काम कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया के अंदर हमारे 3-4 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। एक तो ये कि कैसे हम इन कहानियों को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कई बार बहुत अच्छा प्रयास और रचनात्मक काम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया भी उनके बारे में उतनी बात नहीं करता। तो एक प्रयास ये है कि ये लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँच पाए। दूसरा ये है कि ये जो लोग अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहे हैं, हम साथ में भी आ पाएँ। तो अगर हम बहुत अच्छा काम पर्यावरण में कर रहे हैं तो क्या हम कुछ सीख सकते हैं जो लोग अच्छा काम क्राफ्ट्स में कर रहे हैं, और किस तरीके से अलग अलग मुद्दों के लोग भी एक दूसरे के साथ काम कर सके। तो ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य ये है कि इन काम और मुद्दों के साथ कैसे हम सरकार की तरफ भी बढ़ सके, कैसे हम पॉलिसी या अपनी जो नीतियाँ बनती हैं उनमें भी कुछ बदलाव ला सके। और एक चौथा बड़ा मुद्दा ये है कि क्या हम साथ में मिलकर एक वैकल्पिक समाज के बारे में सोच सकते हैं, उसकी परिकल्पना कर सकते हैं, और ये हम साथ में मिलकर कर सकते हैं क्या। तो अलग अलग जगहों से लोग जुड़कर एक वैकल्पिक समाज क्या होना चाहिए और उसकी तरफ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये इसका चौथा मुद्दा है। तो अगले 4 दिन हम ये इस साल हम एक्चुअली अपनी 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये प्रक्रिया को करीबन 10 साल हो चुके हैं जी. और हम अगले 4 दिन इन्हीं मुद्दों पे थोड़ी चर्चा करेंगे, गहन चर्चा करेंगे, और आने वाले सालों में हमें इस रचनात्मक काम, वैकल्पिक कामों के और संगठनों की तरफ से क्या करना चाहिए उस पर विचार करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि जो विकल्प ढूंढते हैं, जैसे परंपरागत ऊर्जा है या तो परंपरागत जो खेती है, तो जब आप विकल्प नए ढूंढते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है प्रशिक्षण. तो जैसे हम पहले जो खेती करते थे तो वो पानी ऐसे ही डाल देते, तो फिर आया जैसे कि ड्रिप इरिगेशन आया, ऐसे ही फिर फुहारा वाली जो पद्धति आई वो आई. तो इसके लिए जैसे ऐसी पद्धतियां जब आती है तो फिर उसका जो शिक्षण है उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो कौन सिखाएगा कि जो नई पद्धति आ रही है. तो विकल्प संगम प्रक्रिया की एक सबसे इम्पॉर्टेंट या मुख्य काम ये है कि किस तरीके से हम लोगों के बीच का ये जो कह सकते हैं, कई बार सारा ये जो एक्सपर्टीज़ या जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो कुछ लोगों के पास होता है और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रक्रिया का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे इस ज्ञान को साथ में लाया जा सके। तो जो लोग साइंटिस्ट हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, वो कैसे किसानों के साथ या जो लोग भी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनसे बात कर सकें। तो ऐसा ना हो कि ज्ञान सिर्फ
यूनिवर्सिटीज़ में रह जाए, बल्कि ज्ञान वहाँ से निकल के जिन लोगों को सच में उसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच पाए। तो एक प्रक्रिया का उद्देश्य ये भी है कि जैसे अभी आने वाले 4 दिनों में भी बहुत सारे लोग जो नीतियों पे भी काम कर रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं, जो लोग गांव के स्तर पे समाज के स्तर पे भी काम कर रहे हैं वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम एक कोशिश करते हैं कि एक समतल जगह बन सके जहाँ पे इस ज्ञान के बारे में हम बिना किसी ऊपर नीचे की सोच रखे कैसे समतल तरीके से एक दूसरे के साथ ये ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। और जब हम इस तरीके से आदान प्रदान करते तो इस तरीके जो समस्याएं या प्रशिक्षण की चीज़ें होती हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें साइंटिस्ट सिर्फ क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है उसके बारे में समझते हैं, लेकिन शायद गांव के लोग जो खेती में काम कर रहे हैं या जो जंगल से जुड़े जो जहाँ पे भी रह रहे हैं वो उसको महसूस कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों बारिश कभी भी हो जाती है या कभी भी नहीं होती बहुत लंबे समय तक, क्यों इस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है। तो कैसे हम उन साइंटिस्ट को जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उनको और किसानों को साथ में ला सके। ये मुश्किल प्रक्रिया है क्योंकि हमें जो लोग साइंटिस्ट हैं उन्हें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है कि वो अपनी भाषा को सरल बनाएं और किसानों को भी ज़रूरत है कि वो इन सारी चीज़ों पे बात कर सके। और ऐसे अलग अलग बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान की जो दो धाराएं हैं वो साथ में आ सके। यानी कि जो समस्या है उनका समाधान जो है वो उन लोगों के पास है, ऐसे लोगों को नीचे के लोगों तक ले जाना, जो सामान्य लोग हैं उनसे मिलाना, वो आपका काम है। ये बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं आप। और जब आप ये काम कर रहे हैं और कच्छ में आए हैं तो आपको कच्छ में कैसा लग रहा है और कैसा काम हो रहा है कच्छ? तो हमारा ये भी मानना है कि कई बार लोगों के पास खुद भी इन समस्याओं का समाधान होता है। तो जो किसान हैं उनके पास खुद समाधान है कि वो किस तरीके से जलवायु परिवर्तन से निपट सकते हैं और अलग अलग जो भी मुद्दे हैं। तो एक कोशिश ये भी है कि लोगों के जो पारंपरिक ज्ञान है या जो ज्ञान वो खुद इन चीज़ों के साथ जो रहते हैं उससे निकलता है उसको भी मान्यता दे सके। और इसी वजह से कच्छ में आना और भी प्रेरणादायक है क्योंकि यहाँ पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो बहुत ही रचनात्मक है। और कई बार क्योंकि कच्छ एक भारत के एक कोने में है तो उसको उस तरीके से शायद लोग ज़्यादा उसके बारे में जानते नहीं हैं या ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि क्या रचनात्मक काम हो रहा है। पर यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे संस्थाएं बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। जैसे शहर के लेवल पे जो होम्स इन द सिटी प्रोग्राम है वो किस तरीके से लोगों को सिर्फ एक रहने की जगह नहीं पर एक इज्जत भरी रहने की जगह देने का जो प्रयास कर रही है। या जो खमीर की संस्था है जो क्राफ्ट्स और उसके रिवाइवल के लिए काम कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सहजीवन है जो बहुत सारे पशु चालकों के साथ काम कर रहे हैं, मालधारियों के साथ। तो इतने सारे पर्यावरण से जुड़े, आजीविका से जुड़े, गवर्नेंस से जुड़े, शासन से जुड़े इतने सारे मुद्दों पे, अलग अलग मुद्दों पे संस्थाएं काम कर रही हैं और एक दूसरे के बारे में एक दूसरे के साथ उसका आदान प्रदान भी कर रही हैं। तो ऐसी बहुत कम जगह होंगी जहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। तो इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम कच्छ जैसी जगह आएँ और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है तो इस वजह से यहाँ आए और यहाँ के लोगों के और उनके काम के बारे में जाने और उनसे खुद से सीखें। और क्योंकि कच्छ से हम लोग लंबे समय से जुड़े भी हुए हैं, 2016 में हमारा एक कच्छ के लेवल पे भी संगम हुआ था। तो उस समय जब अलग अलग हुनरशाला, माग्र, एक सुरशाला करके एक संस्था थी, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स आए थे। तो ऐसा लगा था जैसे इतना सारा काम भी हो रहा है लेकिन कई बार अपने काम में इतना बिजी रहते हैं सब लोग कि एक दूसरे के काम के बारे में भी नहीं जान पाते। तो इसलिए हमें लगा कि एक अच्छा मौका होगा कि फिर से हम यहाँ पे आएँ और अपने कामों के बारे में और बेहतर तरीके से जानें और जो ज़मीनी स्तर पे कच्छ पे काम हो रहा है उससे बेहतर तरीके से सीख सकें। यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम दूसरों को जब देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये सही है या तो ये गलत है या तो पारंपरिक तौर पे जो कार्य हो रहा है। तो सब साथ में मिलके काम करेंगे तो जो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हमारे कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जो श्रोता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी इन जो 4 दिवसीय जो आपका ये जो विकल्प संगम कार्यक्रम है उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस यही संदेश है कि और हमारे संगठनों का भी यही संदेश है कि
समस्याएं तो बहुत है, लेकिन हमारे आसपास सीखने के भी बहुत सारे मौके हैं। तो किस तरीके से हम एक दूसरे को सशक्त कर सकते हैं और किस तरीके से हम ये मौके बना सकते हैं जिसमें हम एक दूसरे से सीख सके, वो बहुत ज़रूरी है। इन सारी समस्याओं के बीच में भी अगर हम रचनात्मक काम और आशा की किरण जगाए रख सकते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी है। शायद विकल्प संगम प्रक्रिया का सबसे बड़ा मकसद यही है कि किस तरीके से हम वो आशा की लौ जगाए रहें। શ્રોતા મિત્રો, આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહેવાય કે આફતને અવસરમાં બદલવા એ કચ્છીઓ બહુ સુપેરે સારી રીતે જાણે છે. અને આ એ જ વાત બહેન કરી રહ્યા છે કે જે આપણા પાસે જે કંઈ થાય છે, કંઈ તકલીફ છે, તો એનું જો પ્રશ્નનો હલ નથી આવતો તો એનો હલ ના આવે તો વાંધો નહીં, પણ એનો વિકલ્પ તો હોય જ છે. તો એ વિકલ્પ શું છે, એ વિકલ્પ શોધવા માટે બધી સંસ્થાઓ ભેગી થઈ અને કાર્ય કરી રહી છે. તો આવું સરસ કાર્ય જ્યારે કચ્છમાં થઈ રહ્યું છે તો બહેન, આપનો અને આકાશવાણી ભુજના શ્રોતાઓ વતી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.